नमस्कार दोस्तों, स्टेनो मास्टर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं डिक्टेशन। 5 सेकंड बाद स्टार्ट करेंगे। महोदय, हिंदी भाषी प्रदेशों के अनेक विश्वविद्यालयों में बहुत से प्रपत्र हिंदी में या दोनों भाषाओं में छप तो गए हैं, परंतु देखने में आया है कि उन्हें भरते समय छात्र, अध्यापक तथा कर्मचारी उनमें अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं। कुछ भयवश, कुछ संकोचवश, कुछ परंपरावश फिर उन प्रपत्रों पर हिंदी निरर्थक हो जाती है और अंग्रेजी का वर्चस्व बना रहता है। दुख तो तब होता है जब हिंदी और संस्कृत विभाग के व्यक्ति भी इन प्रपत्रों में अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं। विश्वविद्यालयों में भाषा के प्रयोग को 3 स्तरों में विभाजित किया जा सकता है: छात्रों के साथ संपर्क, प्रशासनिक कार्य और शिक्षा का माध्यम। जहां तक छात्रों के साथ संपर्क का प्रश्न है, वह प्रवेश की प्रक्रिया से प्रारंभ हो जाता है। प्रवेश संबंधी सूचनाएं देने के लिए प्रत्येक महाविद्यालय और संकाय अपनी अपनी विवरणिकाएं छापता है। अभी भी ये विवरणिकाएं प्राय केवल अंग्रेजी में देखने में आती हैं, चाहे प्रवेशार्थी छात्र के लिए ये निरर्थक हो जाएं अथवा उन्हें समझने के लिए छात्र को किसी और की शरण में जाना पड़े। केवल 2-3% पब्लिक स्कूलों के पढ़े हुए छात्र उन्हें समझ पाते हैं। कहीं इन विवरणिकाओं द्वारा कॉलेज के प्रवेश द्वार पर ही यह आभास तो नहीं कराया जाता कि अब कॉलेज में अंग्रेजी के बिना काम चलने वाला नहीं। कहीं इन्हीं का यह प्रभाव तो नहीं कि छात्र संघ के चुनावों में छात्रों द्वारा अधिकांश प्रचार अंग्रेजी में किया जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि वे विवरणिकाएं हिंदी अथवा प्रादेशिक भाषाओं में हों तो वे छात्रों के अधिक समझ में आकर अपने उद्देश्य में अधिक सफल होंगी। जहां तक संकायों का प्रश्न है, विश्वविद्यालय के विभाग हिंदी में विवरणिका देने में समर्थ हैं, उन पर कोई बाध्यता नहीं है। अनेक विभागों में हिंदी माध्यम स्वीकृत होने के कारण उनके लिए यह आवश्यक और अधिक हित साधक भी है, परंतु इस ओर छात्रों अथवा अध्यापकों किसी का ध्यान नहीं जाता। प्रवेश के पश्चात प्राय नवागंतुक छात्रों को प्रधानाचार्य संबोधित करते हैं। यद्यपि इसमें 50% प्रधानाचार्य अब हिंदी अथवा प्रादेशिक भाषा का प्रयोग करने लगे हैं, फिर भी अनेक प्रधानाचार्य हिंदी में बोलना हे समझकर अंग्रेजी का ही आश्रय लेते हैं, चाहे छात्र कुछ समझे या न समझे। छात्रों से संपर्क का प्रमुख माध्यम सूचना पट्ट है। इसमें सबसे पहले समय सारणी को लिया जाए। समय सारणी छात्रों और अध्यापकों दोनों के लिए होती है। स्वाभाविक रूप से यह भी हिंदी या भारतीय भाषा में हो तो महाविद्यालय को कोई कठिनाई नहीं, अपितु छात्रों को उससे अधिक सुविधा हो जाएगी। महाविद्यालय की गतिविधियों, कार्यक्रमों, नियमों, छात्रवृत्तियों, शुल्क मुक्ति आदि के विषय में सूचनाएं यदि सूचना पट्ट पर हिंदी में लगें तो छात्रों के लिए अधिक सुविधाजनक होगा। परंतु देखने में यह आता है कि जिन महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य हिंदी के विद्वान हैं, वहां भी इनके लिए अंग्रेजी का प्रयोग होता है। मान्यवर, प्रत्येक नागरिक को रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, सुरक्षा, न्याय और सम्मान मिले, यह सुनिश्चित करना प्रत्येक राज्य की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी इसलिए भी है कि संविधान निर्माताओं ने संविधान की मूल प्रस्तावनाओं में संकल्प के माध्यम से इस बात को कहा कि हम प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय देंगे। जब हम आर्थिक और सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो निस्संदेह रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवा, सुरक्षा, न्याय और सम्मान प्रत्येक नागरिक को मिलना ही चाहिए। इसलिए यह हमारी जिम्मेदारी है। यही नहीं मान्यवर, हमें संविधान की मूल प्रस्तावना में समानता की बात भी कही है। और जब समानता की बात कही है, जब हमने कहा है कि प्रत्येक नागरिक को स्तर और अवसर की समानता होगी, अवसर उसे रोजी पाने का भी मिलेगा, जैसे बड़े नागरिक को मिलेगा, बड़े घर में पैदा होने वाले को मिलेगा, वैसे ही छोटे घर में पैदा होने वाले नागरिक को भी मिलेगा। मान्यवर, यही नहीं, भारतीय संविधान की धारा 41 में काम के अधिकार के रूप में भी हमने इस बात को स्वीकार किया है और भारतवर्ष का कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो इन बातों को स्वीकार न करता हो, प्रचारित और प्रसारित न करता हो कि इस प्रकार की सुविधाएं प्रदान कराएंगे। मान्यवर, मैं कुछ एक कारणों में जानना चाहता हूं कि ये अभी तक क्यों सारी सुविधाएं प्रत्येक नागरिक को प्राप्त नहीं हुई।
सबसे बड़ी चीज होती है राजनीतिक दलों की इच्छा शक्ति। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं याद दिलाना चाहता हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सार्वजनिक उपक्रमों का जब प्रारंभ किया तो उसके पीछे एक राजनीतिक इच्छा शक्ति थी कि इससे लोगों को काम मिलेगा। लेकिन आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि उनके उत्तराधिकारियों ने उसको नज़रअंदाज कर दिया, तो आज यह परिस्थिति हो गई है। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक क्रैश प्रोग्राम चलाया था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और कहा कि बैंकों से गरीबों व बेरोजगारों को पैसा मिलेगा। वह वास्तव में मिलना भी शुरू हुआ। जो लोग बेरोजगार थे वे स्वतः रोजगार के लिए बैंकों से पैसा ले आते थे, लेकिन उस बैंकिंग सिस्टम को भी इन्होंने प्राइवेट और विदेशियों के हाथों में देकर इंदिरा गांधी के स्वप्न को भी धूमिल कर दिया। वह जो रोजगार के द्वार जो स्वतः रोजगार के थे वह समाप्त कर दिए। तीसरा प्रोग्राम स्वर्गीय संजय गांधी ने चलाया था। उन्होंने कहा था कि जनसंख्या पर रोक लगनी चाहिए। उपसभाध्यक्ष महोदय, इस काम को पूरा करने के लिए संजय गांधी का जीवित रहना बहुत बड़ा जरूरी था। हो सकता है कि वह जनसंख्या पर रोक लगाने वालों में एक बहुत बड़ा इंसान सिद्ध हो जाता। मुझे तो इस बात का पूरा विश्वास है। यही नहीं, संजय गांधी ने बेकार नौजवानों को इकट्ठा किया और उनके हाथ में फावड़े और तसले दे दिए और कहा कि सड़क बनाओ। मान्यवर सड़क बनाने और पेड़ उगाने में नौजवानों को लगा दिया, लेकिन ये संजय गांधी को भी भूल गए। राजीव गांधी ने कोई काम नहीं किया जिसकी ये रोज दुहाई देते हैं। कोई कार्यक्रम राजीव गांधी ने नहीं दिया। राजीव गांधी ने तो 21वीं सदी की बात कही। लोग होंगे बेरोजगार, कंप्यूटर करेंगे काम, उद्योग धंधे होंगे खत्म, बड़े उद्योग धंधे बनाएंगे आम लोगों के काम। राजीव गांधी ने तो ये दिया, जो काम करने वाले लोग थे उन्हें ये भूल गए, उन्हें ये याद भी नहीं रखेंगे। तो इच्छा शक्ति रही नहीं, अपने पूर्वजों के रास्ते पर ये चले नहीं। उपसभाध्यक्ष महोदय, चूंकि इन्होंने जिक्र किया इसलिए मुझे कहना पड़ा, वरना मेरी आदत नहीं है। मैं कभी किसी नेता और राजनीतिक दल पर कीचड़ नहीं उछालता हूँ। उपसभाध्यक्ष महोदय, अब मैं सुझाव देना चाहता हूँ। हमें करना क्या होगा? क्या यह आवश्यक नहीं है कि रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवा, सुरक्षा, न्याय और सम्मान प्रत्येक नागरिक को मिलना चाहिए? अगर नहीं मिला तो समाज के अंदर अराजकता रहेगी, देश पिछड़ा रहेगा, देश की एकता व अखंडता खतरे में रहेगी। असामाजिक तत्व उभरेंगे और इन बेकार नौजवानों के साथ खिलवाड़ करेंगे, उन्हें गलत रास्ते पर ले जाएंगे। देश का भविष्य अंधकार में होगा। इसलिए करना क्या चाहिए? सबसे पहले रोजी के अवसर पैदा करने चाहिए। ये रोजगार के अवसर पैदा कैसे होंगे? उत्पादन के साधन बढ़ाने से। उत्पादन हमारे यहाँ निम्न प्रकार का है। एक है खेती का उत्पादन और दूसरा है उद्योग का उत्पादन। खेती हमारे देश के लिए मूल देन है, प्राकृतिक संपदा है। आज हजारों, लाखों, करोड़ों हेक्टेयर जमीन जो कि ऊसर, बंजर, जोहड़ और जो नाले आदि पड़े हुए हैं, आज सरकार को बुलडोजर लगाकर इसको इकसार और समतल कराने पर लोगों को लगा देना चाहिए, जिससे कि लाखों लोगों को काम मिल जाएगा। खेती जब होगी, पानी निकलेगा, फसल उगेगी और खेती पर आधारित छोटे छोटे उद्योग धंधे घरों में लगेंगे तो स्वतः रोजगार मिलेगा। क्या इनकी सरकार यह करना चाहती है? नहीं करना चाहती। या कोई बजट में प्रावधान किया है? नहीं किया है। क्या कोई आपकी इच्छा शक्ति है? नहीं है इच्छा शक्ति। मान्यवर, सरकार तो आपकी है, आपको चाहिए, आपका ध्यान उधर नहीं है। कुटीर उद्योग धंधे का मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि मेरे इलाके में कोली कपड़ा बुनते हैं, जिन्हें बुनकर कहते हैं 1000 मीटर कपड़े को 200 को हाथ से बुनते थे। इस तरह 200 आदमियों को काम मिलता था। जब आ गए पावर लूम तो भी 1000 मीटर कपड़े को 20 आदमी बुनने लगे। उसके बाद जब आ गया उद्योग तो उसी 1000 मीटर कपड़े को एक मशीन से एक आदमी तैयार करने लगा। इस तरह 199 आदमी बेकार हो गए। आप जा तो इस दिशा में रहे हैं, यानी उल्टी दिशा में जा रहे हैं। विराम। तो दोस्तों, अभ्यास कीजिएगा डिक्टेशन का और जुड़े रहिएगा चैनल के साथ। बार बार अभ्यास कीजिएगा। 160 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से ये डिक्टेशन थी। चलिए मिलेंगे जल्दी ही अगली डिक्टेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।